हेलो दोस्तों, मैं विजय झा। आपका मेरे चैनल बुक बडी ग्लोबल बाय विजय झा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे ऑडियो बुक का बुक समरी सुनाऊंगा जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में हम जो अपना परसेप्शन इस दुनिया और समाज के लिए रखते हैं वो सही है। तो चलिए वेस्टर्न फिलोसॉफी के महान लेखक नीत्शे द्वारा लिखित बियॉन्ड गुड एंड इविल किताब का ऑडियो बुक शुरू करते हैं। प्रस्तावना, एक क्रांतिकारी की आवाज। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऐसी किताब जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फ्रेडरिक नीत्शे की बियॉन्ड गुड एंड इविल ये सिर्फ 300 पन्नों की किताब नहीं है, ये पूरी सभ्यता पर एक तलवार है। मुझे याद है 2020 के लॉकडाउन की बात है। मैं नेट पर बुक के बारे में सर्च कर रहा था। अचानक नीत्शे की एक किताब बियॉन्ड गुड एंड इविल हाथ लगी। पहला वाक्य पढ़ा और मेरे हाथ कांपने लगे। नीत्शे लिखता है, मान लेते हैं कि सत्य एक औरत है, तो क्या ये संभव नहीं कि दार्शनिकों ने उसे समझने में गलती की है? बस उसी दिन से मैं नीत्शे का दीवाना हो गया। क्यों? क्योंकि ये आदमी सवाल पूछता है जो पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। सन 1886 में जब ये किताब छपी, तब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। पुराने राजाम हाराजा गिर रहे थे, नए विचार आ रहे थे। डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी दी थी, मार्क्स ने कैपिटलिज्म पर हमला किया था। और इस सब के बीच नीत्शे आया और कहा, अरे भाई, तुम सब तो अभी भी सही दिशा में नहीं सोच रहे। आज 2025 में जब मैं भारत को देखता हूँ, सोशल मीडिया की फेक न्यूज, पॉलिटिशियंस के झूठ, सेलिब्रिटीज की चमक दमक में फंसे लोग, तो लगता है नीत्शे की बातें और भी रेलेवेंट हो गई हैं। ये किताब आपको कंफर्टेबल नहीं रखेगी, ये आपको परेशान करेगी, गुस्सा दिलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी। तो तैयार हैं आप इस यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, दर्शन शास्त्रियों की भ्रांतियां। हमारे महान दार्शनिक डॉगमेटिस्ट है। नीत्शे का ये पहला हमला है। डॉगमेटिस्ट का मतलब है जो अपने विचारों को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानकर बैठा है। नीत्शे कहता है कि प्लेटो से लेकर कांट तक सभी ने यही गलती की है। चलिए पहले प्लेटो को देखिए। प्लेटो कहते हैं कि हमारी दुनिया तो सिर्फ छाया है, असली दुनिया कहीं और है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। अरे भाई, तुमने कभी देखा है उस असली दुनिया को? नहीं ना, फिर कैसे पता कि वह है? ये बात हमारे यहाँ भी है। कितने गुरु कहते हैं ये संसार माया है, असली सच्चाई ब्रह्मा में है। लेकिन भाई, अगर ये माया है तो तुम किसे उपदेश दे रहे हो? माया को? फिर आता है इमैनुअल कांट। कांट कहते हैं कैटेगोरिकल इम्परेटिव, यानी कुछ नैतिक नियम है जो सबके लिए हर समय हर जगह सही है। जैसे झूठ मत बोलो, कांट कहता है ये यूनिवर्सल रूल है। लेकिन भाई, मान लो नाजी आपके घर आकर पूछे, क्या यहाँ कोई जूस छुपे हैं? और आपके बेसमेंट में एक जूविश फैमिली छुपी है। अब क्या करोगे? सच बोलोगे और उन्हें मरवा दोगे, या झूठ बोलकर उनकी जान बचाओगे? कांट कहता है झूठ मत बोलो, चाहे जो हो जाए। नीत्शे कहता है ये बकवास है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। नीत्शे का कहना है कि हर दार्शनिक अपने समय की पॉलिटिक्स से प्रभावित होता है। प्लेटो एरिस्टोक्रेसी का समर्थक था
क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट था। कांट जर्मन प्रोटेस्टेंट कल्चर का प्रोडक्ट था। आज भी देखिए, हमारे यूनिवर्सिटीज में कौन सा फिलॉसफी पढ़ाया जाता है? वेस्टर्न फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें ये बताया कि रियल फिलॉसफी यही है। हमारे यहाँ चार्वाक था, कहता था यही जीवन है, इसी को जियो। लेकिन उसे नास्तिक कहकर डिसमिस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड धर्म के खिलाफ था। नीत्शे कहता है पर्सपेक्टिविज्म यानी हर सच्चाई एक नजरिया है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। जो तुम्हें सच लगता है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस, कल्चर, पर्सनैलिटी का रिजल्ट है। जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मेरे लिए बड़ों का सम्मान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये मेरी कल्चरल कंडीशनिंग है। साउथ में या वेस्ट में ये अलग हो सकता है। नीत्शे कहता है अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करो। पूछो कि तुम क्यों ये मानते हो? किसने तुम्हें सिखाया? क्या ये वाकई सही है या सिर्फ फैमिलियर लगता है? अध्याय 2, धर्म की आलोचना। गॉड इज डेड। गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड, और हमने उसे मार डाला है। रुकिए, यहाँ पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लोग समझते हैं कि नीत्शे एथिस्ट था जो ईश्वर को गाली दे रहा है। गलत। गॉड इज डेड एक सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, थियोलॉजिकल स्टेटमेंट नहीं। नीत्शे कह रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी में साइंस और रीजन के कारण लोगों का धर्म से भरोसा उठ गया है। 19वीं सदी के यूरोप को देखिए। गैलीलियो ने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बाइबल के अनुसार नहीं। डार्विन ने कहा कि इंसान भगवान ने नहीं, एवोल्यूशन ने बनाया। जियोलॉजी ने बताया कि दुनिया 6000 साल नहीं, अरबों साल पुरानी है। हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। दोस्तों, आज का एजुकेटेड मिडिल क्लास कितना धर्म को सीरियसली लेता है? मैं आपको अपने दोस्त राहुल का एग्जाम्पल देता हूं। IIT ग्रेजुएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बचपन में रोज मंदिर जाता था। आज सिर्फ फेस्टिवल्स पर, वो भी फैमिली प्रेशर से। प्राइवेटली वो कहता है ये सब सुपरस्टिशन है, लेकिन शादी के टाइम 36 गुण मैच करवाएगा। क्यों? क्योंकि घर वाले कहेंगे। यहां नीत्शे की बात समझिए। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, वो पूरे सोशल ऑर्डर का आधार था। राइट और रॉन्ग कैसे डिसाइड करें? धर्म बताता था। लाइफ का मीनिंग क्या है? धर्म बताता था। डेथ के बाद क्या होता है? धर्म बताता था। फैमिली में कैसे बिहेव करें? धर्म बताता था। अब जब धर्म गया तो इन सब का जवाब कौन देगा? आज देखिए डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले धर्म कहता था मैरिज सेक्रेड है। अब यदि कंपैटिबल नहीं है तो ब्रेक करो। अमेरिका को देखिए, एक 950S में चर्च अटेंडेंस 70% था, आज 20% भी नहीं है। रिजल्ट? मेंटल हेल्थ क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ओपियोइड एपिडेमिक, स्कूल शूटिंग्स। नीत्शे ने कहा था अगली 2 सदियों में नाइलिज्म आएगी। नाइलिज्म मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता, सब मीनिंगलेस है। आज के 20 से 25 साल के लड़के लड़कियों को देखिए, जिंदगी में कुछ मतलब नहीं है, सब फेक है, कोई पर्पस नहीं है। डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रही है, ये नाइलिज्म है। दोस्तों,
नीत्शे ये नहीं कह रहा कि धर्म बुरा था। उसने कम्युनिटी, मॉरल फ्रेमवर्क, मीनिंग का सेंस दिया था। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम देखिए, ये धार्मिक वैल्यू था, बड़ों का सम्मान करो। आज न्यूक्लियर फैमिलीज में बुजुर्गों को ओल्ड एज होम्स भेजा जा रहा है, लेकिन नीत्शे को ईसाई धर्म से खास दिक्कत थी। क्यों? 1. लाइफ डिनाइंग, ये संसार बुरा है, असली सुख हेवन में है। 2. गिल्ट कल्चर, तुम जन्म से ही सिनर हो। 3. वीकनेस वर्शिप, धन्य है दीन, धन्य है रोने वाले। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है। सुख दुख समान है, वैराग्य। इच्छा दुख का कारण है, तृष्णा। संसार माया है, अद्वैत। नीत्शे कहेगा ये भी लाइफ डिनाइंग है। दिलचस्प बात यह है कि नीत्शे को इस्लाम ज्यादा रिस्पेक्ट था। क्यों? क्योंकि ये वॉरियर रिलीजन था, लाइफ अफर्मिंग था। लेकिन नीत्शे सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं करता, वो कहता है अब हमें खुद के लिए वैल्यूज बनाने होंगे, हम अपने मीनिंग के क्रिएटर बनेंगे। ये डरावना है लेकिन एक्साइटिंग भी है। जैसे बच्चा पेरेंट्स के घर से निकलकर इंडिपेंडेंट होता है, स्कैरी लेकिन लिबरेटिंग। अध्याय 3, मास्टर और स्लेव मोरालिटी। दोस्तों, अब आता है नीत्शे का सबसे कंट्रोवर्शियल और ब्रिलियंट आइडिया, मास्टर स्लेव मोरालिटी। नीत्शे कहता है कि इतिहास में 2 तरह की मोरालिटी डेवलप हुई है। ये क्लास स्ट्रगल नहीं है मार्क्स की तरह, ये साइकोलॉजिकल और कल्चरल एनालिसिस है। मास्टर मोरालिटी, स्वामी नैतिकता, ये वॉरियर्स का, नोबल्स का, कॉन्करर्स का मॉरल सिस्टम था। गुड, अच्छा, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, पावरफुल, नोबल। बैड, बुरा, वीक, अगली, लोली, कावर्डली। एंशिएंट ग्रीस को देखिए, हीरोज थे एक्किल्स, हेक्टर, अरेते, एक्सेलेंस। सबसे बड़ी वर्चू थी। फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज, ब्यूटी को सेलिब्रेट करते थे। ओलंपिक गेम्स क्यों शुरू की? एक्सेलेंस के लिए। हमारे यहाँ क्षत्रिय कल्चर देखिए, अर्जुना, भीमा, कर्णा, ये हीरोज थे। वीरता, करेज, हाईएस्ट वर्चू था। महाभारत में कृष्ण भी कहता है युद्ध से भागना पाप है। राजा का कर्तव्य था प्रोटेक्ट द वीक, लीड फ्रॉम फ्रंट। विकिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मरने से पहले सोचते थे क्या मेरी कहानी सॉन्ग्स में गाई जाएगी? वलहल्ला में जाने के लिए ब्रेव डेथ चाहिए था। ये लाइफ अफर्मिंग कल्चर था, सेलिब्रेट स्ट्रेंथ, करेज, एडवेंचर। स्लेव मोरालिटी, दास नैतिकता, ये ऑप्रेस्ड लोगों का, वीक लोगों का मॉरल सिस्टम था। गुड काइंड, हम्बल, कंपैशनेट, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, evil क्रूएल, प्राउड, पावरफुल, सेल्फिश। नीत्शे कहता है कि ईसाई धर्म ने स्लेव मोरालिटी को सिस्टमेटाइज किया। सर्मन ऑन द माउंट देखिए, ब्लेस्ड आर द मीक, धन्य है नम्र। ब्लेस्ड आर द पुअर, धन्य है गरीब। टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल भी फेर दो। लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये साइकोलॉजी की मास्टरपीस है। वीक लोगों ने अपनी वीकनेस को वर्चू बना लिया। हम गरीब हैं, अच्छा है, क्योंकि ईश्वर गरीबों से प्रेम करता है। हम कमजोर हैं, अच्छा है, क्योंकि नम्रता वर्चू है। हमारे पास पावर नहीं है, अच्छा है, क्योंकि पावर करप्ट करती है।
नीत्शे कहता है इसके पीछे रिसेंटमेंट है। ये फ्रेंच शब्द है। सिंपल रिजेंटमेंट नहीं, ये डीपर है। ये वो फीलिंग है जब आप 1. कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं पा सकते। 2. तो उसे बुरा डिक्लेयर कर देते हैं। 3. और अपनी सिचुएशन को अच्छी बता देते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए, ट्रेडिशनल सेइंग्स, गरीबी में राम मिलते हैं। अमीर लोग सुख में भगवान को भूल जाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, इच्छा दुख का कारण है। ये सब क्या है? रिसेंटमेंट। गरीब लोगों को अपनी गरीबी पर खुश रहने के लिए कहना। आज भी पॉलिटिक्स में देखिए, हम आम आदमी हैं, सिंपल लोग हैं। अमीर लोग करप्ट हैं, बड़े बिजनेसेस सभी चोर हैं। सिंपल लिविंग ही असली जीवन है। ये सब वोट पाने के लिए स्लेव मोरालिटी का यूज है। नीत्शे कहता है कि ये भी हिस्टोरिकल प्रोसेस था। जूविश स्लेव्स इन रोम फिजिकली कमजोर थे रोमन से, न्यूमेरिकली भी कम थे, लेकिन मेंटली स्मार्ट थे। तो उन्होंने मोरल रेवोल्यूशन शुरू किया। तुम रोमांस फिजिकली स्ट्रांग हो लेकिन मोरली करप्ट हो। हम वीक है लेकिन चोजन पीपल है। तुम्हारी स्ट्रेंथ टेम्पररी है, हमारी राइटनेस एटर्नल है। और ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही। आज पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्रिश्चियन वैल्यूज पर बेस्ड है। लेकिन सुनिए, नीत्शे ये नहीं कह रहा कि कंपैशन बुरी चीज है या स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। वो कह रहा है कि दोनों टाइप्स की मोरालिटी अपनी अपनी जगह नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब 1. स्लेव मोरालिटी खुद को यूनिवर्सल ट्रूथ बताने लगे। 2. मास्टर मोरालिटी को इविल डिक्लेयर करने लगे। 3. ऑथेंटिक स्ट्रेंथ और क्रिएटिविटी को सप्रेस करने लगे। आज की प्रॉब्लम्स देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर में इनोवेशन चाहिए लेकिन हम्बल रहो, लीडरशिप करो लेकिन एरोगेंट न लगो, कम्पिटिटिव बनो लेकिन एग्रेसिव न बनो। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। क्रिकेट में देखिए, हम चाहते हैं कि प्लेयर्स एग्रेसिव खेलें, लेकिन स्लेजिंग करे तो अनस्पोर्टिंग कह देते हैं। विराट कोहली जब अग्रेसिव होता है तो कंट्रोवर्सी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में हम्बल होना गुड है। स्कूल्स में भी यही होता है। कंपटीशन अच्छी है लेकिन शोइंग ऑफ बुरी है। एक्सेल करो लेकिन प्राउड न बनो, लीड करो लेकिन बॉसी न बनो। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नीत्शे का कहना है कि फ्यूचर में हमें एक नई मोरालिटी चाहिए जो एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करे, स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करे, लेकिन साथ ही कंपैशन भी रखे। ऑथेंटिक हो, प्रिटेंशियस नहीं। ये मास्टर स्लेव सिंथेसिस नहीं है, ये बियॉन्ड बोथ है। अध्याय 4, फ्री स्पिरिट, मुक्त आत्मा। दोस्तों, अब आता है नीत्शे का सबसे प्रिय कैरेक्टर, फ्री स्पिरिट। ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये एक आइडियल है, एक पॉसिबिलिटी है। फ्री स्पिरिट कौन है? वो व्यक्ति जो 1. सभी ट्रेडिशनल वैल्यूज से मुक्त है। 2. अपने लिए नए वैल्यूज क्रिएट करता है। 3. हर चीज को क्वेश्चन करता है। 4. रिस्क लेने से नहीं डरता। 5. अलोन चलने का साहस रखता है। इतिहास में कुछ लोग फ्री स्पिरिट्स के करीब थे। सोक्रेट्स एथेंस के सभी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को क्वेश्चन किया। लोगों से पूछता था, तुम कैसे जानते हो कि ये सच है? रिजल्ट, उसे जहर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन डिस्टर्ब कर रहा था।
गैलीलियो, चर्च कहता था पृथ्वी सेंटर है। गैलीलियो ने कहा नहीं, सूर्य सेंटर है। उसे हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। हमारे यहाँ भी फ्री स्पिरिट्स थे। बुद्धा राजकुमार था, सब प्रिविलेजेस थे, लेकिन ट्रेडिशनल रॉयल लाइफ को छोड़कर अपना पाथ बनाया। सभी हिंदू ट्रेडिशंस को क्वेश्चन किया, क्यों कास्ट सिस्टम, क्यों सैक्रिफाइसेस, क्यों वैदिक अथॉरिटी। कबीर न हिंदू था न मुस्लिम, कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। दोनों कम्युनिटीज के ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को चैलेंज किया। आज के टाइम में फ्री स्पिरिट कैसे दिखते हैं? स्टीव जॉब्स कन्वेंशनल बिजनेस विजडम को इग्नोर किया। सबको लगता था कंप्यूटर सिर्फ नर्ड्स के लिए है। उसने कहा हर घर में कंप्यूटर होगा। लोगों ने हंसा। आज देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम फैमिली में बॉर्न, लेकिन सिर्फ रिलीजन में बाउंड नहीं रहा। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को गले लगाया, ट्रेडिशनल बैरियर्स को क्रॉस किया। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। स्टेबल जॉब, अच्छी सैलरी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट। लेकिन मुझे फिलॉसफी पढ़ना था, राइटिंग करनी थी। सब कहते थे इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। 2 साल तक कंफ्यूजन में रहा। पेरेंट्स से लड़ाई, दोस्त छूटे, समाज में टॉन्ट मिले, लेकिन फिर डिसीजन लिया, मैं अपना पाथ बनाऊंगा। आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। हैप्पी हूँ? हाँ। इजी था? बिल्कुल नहीं। फ्री स्पिरिट बनना आसान नहीं है। 1. लोनलीनेस, जब आप अलग रास्ते पर चलते हैं तो अकेले हो जाते हैं, क्राउड का सपोर्ट नहीं मिलता। 2. अनसर्टेनिटी, प्रीमेड आंसर्स नहीं है, हर डिसीजन खुद करनी पड़ती है। 3. क्रिटिसिज्म, लोग आपको एरोगेंट, रिबेलियस, इम्प्रैक्टिकल कहेंगे। 4. सेल्फ डाउट, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा। हमारे यहाँ तो और भी मुश्किल है। फैमिली प्रेशर, लोग क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ा वेपन है कंफर्मिटी के लिए। सोशल स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, हर चीज के लिए प्री डिसाइडेड वे है। इकोनॉमिक प्रेशर, पहले सेटल हो जाओ, फिर पैशन फॉलो करना। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो फ्री स्पिरिट बन सकते थे। प्रिया अमेजिंग पेंटर थी, लेकिन पेरेंट्स ने कहा पेंटिंग हॉबी के लिए है, करियर के लिए डॉक्टर बनो। आज वो सक्सेसफुल डॉक्टर है, लेकिन अनहैप्पी है। अमित म्यूजिक में ब्रिलियंट था, फैमिली ने फोर्स किया इंजीनियरिंग करने के लिए। आज वो गुड इंजीनियर है, लेकिन हर वीकेंड गिटार बजाता है और सोचता है काश मैंने म्यूजिक को करियर बनाया होता। लेकिन फ्री स्पिरिट बनना इम्पॉसिबल भी नहीं है। नीत्शे कहता है ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्टेज 1 कैमल, पहले आप सबका बोझ उठाते हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये जरूरी है क्योंकि आपको पहले सिस्टम को समझना होगा। स्टेज 2 लायन, फिर आप रिबेल बनते हैं, नहीं कहना सीखते हैं, ओल्ड वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं। ये भी जरूरी है, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन से पहले आता है। स्टेज 3 चाइल्ड, अंत में आप इनोसेंट चाइल्ड बनते हैं, नए वैल्यूज क्रिएट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो कैसे शुरू करें? 1. क्वेश्चन एवरीथिंग, क्यों मैं ये करता हूं? ये रूल किसने बनाया?
क्या ये सच में मेरे लिए सही है? 2. स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स एकदम से रैडिकल चेंज न करें, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। 3. फाइंड योर ट्राइब, सैम माइंडसेट वाले लोग ढूंढें, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें। 4. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तब तक फुली फ्री नहीं हो सकते। फ्री स्पिरिट बनने का मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं या रिलेशनशिप्स को इग्नोर करें। नीत्शे कहता है कि फ्री स्पिरिट का लव भी डिफरेंट होता है, पोजेसिव नहीं होता, ग्रोथ को एनकरेज करता है, फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता है। ट्रेडिशनल मैरिज, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। फ्री स्पिरिट मैरिज, हम साथ हैं क्योंकि चूज करते हैं, कंपल्शन से नहीं। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, मेरा कहना मानो। फ्री स्पिरिट पेरेंटिंग, अपना राह ढूंढो, मैं गाइड करूंगा। अध्याय 5, सत्य की समस्या। दोस्तों, अब आती है नीत्शे की सबसे कंट्रोवर्शियल और माइंड बेंडिंग आइडिया, ट्रूथ की प्रॉब्लम। नीत्शे पूछता है एक डेंजरस क्वेश्चन, क्या सच में ट्रूथ की जरूरत है? ये सुनकर पहली रिएक्शन होती है, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है, बिना सत्य के कैसे चलेगा? लेकिन रुकिए, नीत्शे का पॉइंट समझिए। एग्जाम्पल, एक मेडिकल सिचुएशन। मान लीजिए आपको कैंसर है। डॉक्टर के पास 2 ऑप्शंस हैं। 1, सच बता दे आपके पास 6 महीने हैं। 2, होप दे ट्रीटमेंट पॉसिबल है, पॉजिटिव रहिए। अगर सच बताने से पेशेंट डिप्रेशन में जाकर और जल्दी मर जाए तो क्या सच हेल्पफुल था? एग्जाम्पल 2, रिलेशनशिप। आपकी गर्लफ्रेंड पूछती है, क्या मैं फैट लग रही हूं? ट्रूथ, हाँ, थोड़ी वेट गेन हुआ है। व्हाइट लाई, नहीं, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। कौन सा बेहतर है, ट्रूथ जो हर्ट करे या लाई जो कॉन्फिडेंस बढ़ाए? नीत्शे कहता है कि हमने ट्रूथ इज गुड ये अजम्पशन बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्यों? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ग्रीक फिलोसोफर्स ने कहा ट्रूथ इज ब्यूटीफुल। क्रिश्चियंस ने कहा ट्रूथ विल सेट यू फ्री। साइंटिस्ट्स कहते हैं ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी। लेकिन कभी किसी ने पूछा ट्रूथ बेनिफिशियल क्यों होना चाहिए? डार्विन के थ्योरी को अप्लाई करें। एवोल्यूशन में सर्वाइव करने वाली चीजें बेनिफिशियल होती है, ट्रूथफुल नहीं। एग्जाम्पल्स, 1, पीकॉक का टेल, ह्यूज, कलरफुल, इम्प्रैक्टिकल। सर्वाइवल के लिए बैड लेकिन मेटिंग के लिए गुड। 2, ह्यूमन इमोशंस, लव, लॉयल्टी, प्राइड, ये रैशनल ट्रूथ्स नहीं है लेकिन सर्वाइवल के लिए यूजफुल है। 3, रिलीजियस बिलीफ्स, साइंटिफिकली फॉल्स हो सकते हैं लेकिन कम्युनिटी बॉन्डिंग में हेल्पफुल है। हमारे यहाँ भी देखिए, नोबल लाइज हमारी कल्चर में, सब भगवान की इच्छा है, ये साइंटिफिकली फॉल्स है लेकिन ग्रीफ में कंफर्ट देता है। कर्म का फल मिलता है, प्रूव नहीं हो सकता लेकिन मॉरल बिहेवियर एनकरेज करता है। माता पिता भगवान समान है, लिटरली फॉल्स है लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। नीत्शे कहता है कि आर्ट ट्रूथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट जीने के लिए इंस्पायर करती है। बॉलीवुड मूवीज देखिए, रियलिस्टिक नहीं है, हीरो हमेशा जीतता है, लव स्टोरी परफेक्टली एंड होती है, जस्टिस हमेशा ट्रायम्फ करती है। ये सब फॉल्स है लेकिन क्या ये हार्मफुल है या ये लोगों को होप देकर जीने में हेल्प करता है? साइंस भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं देती,
ये भी इंटरप्रिटेशंस है जो यूजफुल है। एग्जाम्पल्स, न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी 300 साल सच लगी, फिर आइंस्टाइन ने बदल दिया। एटम इंडिविजिबल था, फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए। टाइम एब्सोल्यूट था, फिर रिलेटिविटी थ्योरी आई। तो साइंटिफिक ट्रूथ भी टेम्पररी यूजफुल फिक्शन है। नीत्शे कहता है कि लैंग्वेज ही रियलिटी को शेप करती है। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रियलिटीज। इंग्लिश में लव एक वर्ड है, ग्रीक में 4 वर्ड्स हैं, एरोस, फिलिया, स्टोर्ज, अगापे। संस्कृत में और भी वेरिएंट है। कौन सा ट्रूथ है? सभी यूजफुल हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए नीत्शे देता है पर्सपेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट। कोई फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस है। हर ट्रूथ किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखी गई रियलिटी है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रिलेटिव है या कोई ट्रूथ नहीं है। नीत्शे कह रहा है, 1. ट्रूथ यूजफुल होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। 2. मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पॉसिबल है। 3. डॉगमेटिक ट्रूथ डेंजरस है। 4. लाइफ एनहांसिंग इंटरप्रिटेशंस को प्रेफर करना चाहिए। आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में ये बहुत रेलेवेंट है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपना ट्रूथ प्रेजेंट करता है, एको चेम्बर्स बन जाते हैं, अल्टरनेटिव फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट चलता है। नीत्शे कहता ये नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एक पर्सपेक्टिव को एब्सोल्यूट बताने लगे। अपनी लाइफ में अप्लाई करें। 1. करियर चॉइसेस। कोई ऑब्जेक्टिवली बेस्ट करियर नहीं है। आपके लिए क्या मीनिंगफुल है? 2. रिलेशनशिप्स। कोई परफेक्ट पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सपेक्टिव आपके लिए फुलफिलिंग है? 3. सक्सेस डेफिनेशन। सोसाइटी का डेफिनेशन फॉलो करना जरूरी नहीं, अपना बनाएं। नीत्शे का मैसेज ये नहीं है कि सच्चाई की परवाह न करें। मैसेज ये है कि ट्रूथ को टूल की तरह यूज करें, वेपन की तरह नहीं। हम्बल रहें, आपका ट्रूथ भी लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। लाइफ एनहांसिंग ट्रूथ्स को चूज करें। अध्याय 6, महिलाओं पर नीत्शे के विचार। दोस्तों, अब मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पर आता हूं। नीत्शे के महिलाओं के बारे में विचार आज के समय में बहुत प्रॉब्लमैटिक लगते हैं। मैं इन्हें प्रेजेंट करूंगा, लेकिन साथ में क्रिटिकली एनालाइज भी करूंगा, क्योंकि ग्रेट थिंकर होने का मतलब ये नहीं कि हर बात सही हो। नीत्शे की कुछ स्टेटमेंट्स। 1. वुमन का नेचुरल रोल मदरहुड और पार्टनरशिप है। 2. मेन और विमेन फंडामेंटली डिफरेंट है। 3. विमेन अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने में एक्सपर्ट है। 4. फेमस कोट, तुम विमेन के पास जा रहे हो, विप मत भूलना। अब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 19वीं सेंचुरी का यूरोप। विमेन को वोट का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी ओनरशिप रिस्ट्रिक्टेड था, हायर एजुकेशन मोस्टली अनअवेलेबल था, मैरिज में लीगल इंडिपेंडेंस नहीं थी। इस सेटअप में नीत्शे भी अपने टाइम का प्रोडक्ट था। लेकिन नीत्शे की बात सिर्फ सोशल कंडीशनिंग नहीं थी, उसका फिलोसॉफिकल पॉइंट था, एटर्नल फेमिनिन कॉन्सेप्ट। नीत्शे कहता था कि फेमिनिन एनर्जी में कुछ क्वालिटीज हैं जो मास्कुलिन से फंडामेंटली डिफरेंट है। इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक, इमोशनल डेप्थ वर्सेस रैशनल एनालिसिस, नर्चरिंग वर्सेस कॉन्करिंग,
साइक्लिकल थिंकिंग वर्सेस लिनियर थिंकिंग। प्रॉब्लम यह है कि नीत्शे ने इन डिफरेंसेस को 1. फिक्स्ड कैटेगरीज मान लिया, 2. हायरार्कियल बना दिया, मास्कुलिन को सुपीरियर माना, 3. इंडिविजुअल वेरिएशंस को इग्नोर किया। हमारे यहां भी सिमिलर आइडियाज थे। ट्रेडिशनल हिंदू फिलॉसफी, स्त्री शक्ति का कॉन्सेप्ट, अर्धनारीश्वर, मास्कुलिन फेमिनिन बैलेंस। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में विमेन को सबऑर्डिनेट रोल, कॉन्ट्रडिक्शन। थियोरेटिकली माता, पिता, गुरु, देवम, प्रैक्टिकली पति, परमेश्वर। आज की रिसर्च कहती है ब्रेन डिफरेंसेस, कुछ स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस है, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन जेंडर डिफरेंसेस से ज्यादा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण एनवायरनमेंट भी ब्रेन को शेप करती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ब्रिलियंट विमेन साइंटिस्ट्स देखी है जो प्योरली लॉजिकल है। मैंने इमोशनल और इंट्यूटिव मेन भी देखे हैं। पेरेंटिंग में कई फादर्स मदर से ज्यादा नर्चरिंग है, तो नीत्शे के फिक्स्ड कैटेगरीज क्वेश्चनेबल है, लेकिन कुछ बातों में नीत्शे सही था। 1. डिफरेंस एक्नॉलेजमेंट, मेन और विमेन सैम नहीं है। प्रिटेंडिंग कंप्लीट सेमनेस भी प्रॉब्लमैटिक है। 2. कॉम्प्लीमेंटरिटी, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, सप्रेस नहीं करना चाहिए। 3. ऑथेंटिक सेल्फ, हर इंडिविजुअल को अपनी ऑथेंटिक नेचर फॉलो करनी चाहिए, जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉलो नहीं करने चाहिए। मॉडर्न फेमिनिज्म का नीत्शे के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अग्रीमेंट पॉइंट्स, इंडिविजुअल एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करना, सोशल कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना, ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन। डिसएग्रीमेंट पॉइंट्स, फिक्स्ड जेंडर रोल्स, हायरार्कियल थिंकिंग, विमेन की नेचुरल लिमिटेशंस। मेरा सजेशन है 1. नीत्शे की जेंडर स्पेसिफिक बातों को इग्नोर करें। 2. उसके ब्रॉडर फिलॉसफी को अप्लाई करें, एक्सेलेंस, ऑथेंटिसिटी, सेल्फ क्रिएशन। 3. हर इंडिविजुअल को जज करे क्वालिटीज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर नहीं। मैं अपनी फीमेल रीडर्स बटा लिसनर से कहूंगा, नीत्शे के जेंडर व्यूज को पर्सनली न ले। उसका मेन मैसेज अपने वैल्यूज क्रिएट करो, अपना पाथ बनाओ। ये सबके लिए है, सिर्फ मेन के लिए नहीं। आज हम मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला जैसी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो नीत्शे की लिमिटेशंस प्रूव करती है। अध्याय 7, यूरोप का भविष्य और राष्ट्रवाद की आलोचना। दोस्तों, अब आता है नीत्शे का मोस्ट प्रोफेटिक चैप्टर। 1886 में बैठकर उसने यूरोप के अगले 100 सालों की भविष्यवाणी की थी। कितनी सही निकली, आज देखते हैं। नीत्शे ने कहा था, 1. अगली 2 सदियों में नाइलिज्म का युग आएगा। 2. राष्ट्रवाद यूरोप को डिस्ट्रॉय करेगा। 3. वर्ल्ड वॉर्स होंगी। 4. लेकिन इसके बाद एक नई यूरोपियन आइडेंटिटी इमर्ज होगी। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 उदास स्माइली। जर्मन नेशनलिज्म वर्सेस फ्रेंच नेशनलिज्म वर्सेस ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। 10 मिलियन मरे, पूरा यूरोप डेवास्टेट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 उदास स्माइली। नाजी जर्मनी की एक्सट्रीम नेशनलिज्म, 50 मिलियन मरे। हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड। नीत्शे 50 साल पहले ही देख गया था कि नेशनलिज्म का ये टॉक्सिक फॉर्म कहां जाएगा।
नीत्शे कहता था कि नेशनलिज्म एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, मॉडर्न नेशंस इमेजिन्ड कम्युनिटीज है। जर्मनी का एग्जाम्पल, 1800 में जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 300 प्लस स्मॉल किंगडम्स थी, कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी, डायलेक्ट्स वर वेरी डिफरेंट। बिस्मार्क ने आर्टिफिशियली यूनाइट किया, तो जर्मन आइडेंटिटी नेचुरल नहीं, कंस्ट्रक्टेड थी। हमारे यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन था। ब्रिटिश से पहले इंडिया कॉन्सेप्ट नहीं था। मराठा एम्पायर, मुगल एम्पायर, रीजनल किंगडम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडिया बनाया। रेलवेज, टेलीग्राफ से फिजिकल यूनिटी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से इमोशनल यूनिटी। तो मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी भी कंस्ट्रक्टेड है, नेचुरल नहीं। नीत्शे का विजन था गुड यूरोपियन। कैरेक्टरिस्टिक्स: 1. कॉस्मोपॉलिटन माइंडसेट, पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना। 2. मल्टीपल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, एक कल्चर में बाउंड नहीं। 3. लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, कई लैंग्वेजेस बोलना। 4. इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, अलग अलग ट्रेडिशन से सीखना। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स: गोइथ जर्मन था लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर का कॉन्सेप्ट दिया। नीत्शे खुद जर्मन था लेकिन फ्रेंच, इटालियन कल्चर से प्रभावित। इरास्मस डच था लेकिन पूरे यूरोप में ट्रैवल किया। नीत्शे का विजन कितना सक्सेसफुल रहा? पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, इरास्मस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स का कल्चरल एक्सचेंज, कॉमन करेंसी यूरो, ओपन बॉर्डर्स, स्केंजन अग्रीमेंट, शेयर्ड वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी। लेकिन प्रॉब्लम्स भी है। ब्रेक्सिट, 2016 उदास स्माइली, ब्रिटिश नेशनलिज्म की वापसी, टेक बैक कंट्रोल का स्लोगन, इमिग्रेशन के अगेंस्ट बैकलैश, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, जर्मनी AFD पार्टी, फ्रांस मरीन ले पेन, इटली लेगा पार्टी, हंगरी विक्टर ऑर्बन। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, फिर से नेशनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, यूरोपियन यूनिटी टेस्ट हो रही है। रेफ्यूजी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। नीत्शे कहता कि ये एटविज्म है, पुराने पैटर्न्स में वापस जाना। हमारे यहाँ भी सिमिलर टेंशंस। पॉजिटिव नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूनिटी, स्पोर्ट्स में टीम इंडिया का सपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ में कोऑपरेशन। प्रॉब्लमैटिक नेशनलिज्म, रीजनल शोविनिज्म, मराठी वर्सेस नॉन मराठी, रिलीजियस नेशनलिज्म, majority versus minority, linguistic nationalism, Hindi versus regional languages. नीत्शे कहता था कि patriotism often herd mentality है। My country, right or wrong, ये blind obedience है। Real love of country means critical examination of policies, holding government accountable, working for improvement, not blind support. नीत्शे का alternate vision, cultural nationalism instead of political nationalism. अपनी कल्चर को सेलिब्रेट करो, लेकिन दूसरी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करो। बेस्ट एलिमेंट्स को अडॉप्ट करो wherever they come from. भारतीय एग्जाम्पल, एंशिएंट इंडिया, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज में चाइनीज, कोरियन स्टूडेंट्स। मुगल पीरियड,
पर्शियन अरेबिक इंडियन सिंथेसिस। मॉडर्न इंडिया, टेक्नोलॉजी से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वैल्यूज में इंडियन रूट्स। आज की चैलेंज, ग्लोबल सिटीजन बनना है या लोकल आइडेंटिटी मेंटेन करनी है? नीत्शे कहता ये फॉल्स डिकोटमी है। आप साइमल्टेनियसली हो सकते हैं प्राउड इंडियन, ग्लोबल सिटीजन, लोकल कम्युनिटी मेंबर, ह्यूमन बीइंग। नीत्शे के गुड यूरोपियन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें? 1. मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखें। हिंदी, इंग्लिश, एक रीजनल लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज। 2. डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करें। बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, फूड। 3. ट्रैवल करें, फिजिकल ट्रैवल या वर्चुअल ट्रैवल थ्रू इंटरनेट। 4. क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स को भी एक्नॉलेज करें। 5. यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फोकस करें, जस्टिस, कंपैशन, एक्सलेंस। लेकिन बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। न तो कंप्लीट रूटलेसनेस, कुछ कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए, न तो ब्लाइंड नेशनलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। नीत्शे का मैसेज, अपनी रूट्स को ऑनर करो, लेकिन विंग्स भी डेवलप करो। अध्याय 8, कलाकार, दर्शन और सुंदरता। दोस्तों, अब आती है नीत्शे की सबसे ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग थीम, आर्ट और एस्थेटिक्स। नीत्शे सिर्फ फिलोसफर नहीं था, वो म्यूजिशियन भी था, पोइट भी था। उसके लिए आर्ट फिलोसफी से कम इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि ज्यादा इम्पोर्टेंट था। नीत्शे का रेवोल्यूशनरी क्लेम, केवल एक एस्थेटिक फेनोमेनन के रूप में एग्जिस्टेंस जस्टिफाई हो सकती है। मतलब, जिंदगी का मीनिंग मॉरल रूल्स में नहीं, ब्यूटी में है। ट्रेडिशनल फिलॉसफी कहती है सत्य सबसे इंपॉर्टेंट है, तर्क से सब सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझना है, फैक्ट्स मैटर, फीलिंग्स नहीं। आर्ट कहती है ब्यूटी और एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, इमोशंस और इंट्यूशन भी वैल्यूएबल है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मैटर्स, क्रिएटिंग मीनिंग थ्रू एक्सप्रेशन। नीत्शे कहता है आर्ट राइट है। नीत्शे ने बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में ग्रीक थिएटर का ब्रिलियंट एनालिसिस दिया। टू फोर्सेस इन आर्ट। 1. एपोलोनियन, सूर्य देव अपोलो से। ऑर्डर, हार्मनी, ब्यूटी, क्लियर फॉर्म्स, परफेक्ट प्रोपोर्शंस। क्लासिकल स्कल्पचर्स, सिमेट्रिक आर्किटेक्चर। 2. डायोनिशन, शराब के देव डायनाइसस से। केओस, पैशन, एक्सटेसी, रॉ इमोशन, वाइल्ड एनर्जी। म्यूजिक, डांस, सेलिब्रेशन। उदाहरण, एपोलोनियन आर्ट, ताज महल, परफेक्ट सिमेट्री, serene beauty. Classical Indian dance, disciplined movements. Raga structure, mathematical precision. Dionysian art, holy celebration, chaotic, colorful, emotional. Rock concerts, wild energy, collective ecstasy. Abstract paintings, raw expression. Great art दोनों को कंबाइन करती है। हमारे यहाँ भी ये सिंथेसिस दिखता है। क्लासिकल म्यूजिक, रागा स्ट्रक्चर, एपोलोनियन प्लस इम्प्रोवाइजेशन, डायोनिशन। मैथमेटिकल प्रिसिशन प्लस इमोशनल एक्सप्रेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर, परफेक्ट जियोमेट्री, एपोलोनियन प्लस एरोटिक स्कल्पचर्स, डायोनिशन। खजुराहो टेम्पल्स परफेक्ट एग्जाम्पल है। बॉलीवुड, स्टोरी स्ट्रक्चर, एपोलोनियन प्लस सॉन्ग्स डांस, डायोनिशन।
लॉजिक प्लस प्योर एंटरटेनमेंट। नीत्शे कॉन्टेम्पररी आर्ट के बारे में क्या कहता? प्रॉब्लम विद आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। जब आर्ट सिर्फ डेकोरेशन बन जाती है, लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाती है। प्रॉब्लम विद सोशल रियलिज्म। जब आर्ट सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देने का टूल बन जाती है। नीत्शे चाहता था आर्ट जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, एनहांस करे। नीत्शे के लिए आर्टिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्यों? आर्टिस्ट नए वैल्यूज क्रिएट करता है। मिशेलेंगेलो ने डेविड बनाकर ह्यूमन परफेक्शन का नया स्टैंडर्ड दिया। बीथोवन ने 9th सिम्फनी में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का विजन दिया। शेक्सपियर ने हैमलेट में ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर किया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये सिविलाइजेशन को शेप करने वाले वर्क्स थे। हमारे यहाँ भी कालिदासा मेघदूतम में लव और लॉन्गिंग का एटर्नल एक्सप्रेशन तुलसीदास, रामचरितमानस में आइडियल बिहेवियर का मॉडल त्यागराजा, डिवोशनल म्यूजिक में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का ट्रांसलेशन। नीत्शे का सबसे पावरफुल आइडिया, अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह डिजाइन करो। What does this mean practically? 1. Intentional choices, random decisions नहीं, conscious design। जैसे पेंटर हर ब्रश स्ट्रोक सोच कर करता है, वैसे हर लाइफ चॉइस सोच कर करे। 2. एस्थेटिक वैल्यूज, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, ब्यूटीफुल भी हो। घर हो या करियर, सिर्फ फंक्शनल नहीं, पर्सनली मीनिंगफुल भी हो। 3. क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जो आपके अंदर है उसे एक्सप्रेस करें। राइटिंग, म्यूजिक, कुकिंग, गार्डनिंग, कुछ भी। स्टीव जॉब्स, एप्पल प्रोडक्ट्स में फंक्शनैलिटी प्लस ब्यूटी दोनों। AR रहमान, इंडियन क्लासिकल प्लस वेस्टर्न प्लस इलेक्ट्रॉनिक का फ्यूजन। जहां हादिद, आर्किटेक्चर में इम्पॉसिबल कर्व्स और फॉर्म्स। ये सभी अपनी फील्ड में आर्टिस्ट थे, सिर्फ टेक्नीशियन नहीं। हमारी एजुकेशन सिस्टम आर्ट को कैसे ट्रीट करती है? स्कूल्स में आर्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है, साइंस मैथ्स इम्पोर्टेंट है, आर्ट टाइम वेस्ट है। क्रिएटिविटी को डिस्करेज किया जाता है। स्टैंडर्ड आंसर्स चाहिए, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं। मुझे याद है स्कूल में आर्ट क्लास सबसे बोरिंग लगती थी। क्यों? क्योंकि टीचर कहता था एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करो। नीत्शे कहता अपना स्टाइल डेवलप करो, कॉपी मत करो। मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि आर्ट थेरेप्यूटिक है। म्यूजिक थेरेपी, डिप्रेशन, एंजाइटी में हेल्पफुल। डांस थेरेपी, बॉडी और माइंड का कनेक्शन। राइटिंग थेरेपी, इमोशंस को प्रोसेस करना। विजुअल आर्ट्स, सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस। नीत्शे 150 साल पहले ये समझ गया था। नीत्शे ये भी कहता है कि आर्ट में अगलीनेस भी जरूरी है। वाई? कॉन्ट्रास्ट के बिना ब्यूटी का पता नहीं चलता। लाइफ में सफरिंग भी है, आर्ट में भी होना चाहिए। रियल ब्यूटी सुपरफिशियल प्रेटिनेस नहीं है। एग्जाम्पल्स: पिकासो के ग्योर्निका अगली लेकिन पावरफुल। जॉनी कैश के सैड सॉन्ग्स डिप्रेसिंग लेकिन मूविंग। सादत हसन मंटो की डार्क स्टोरीज डिस्टर्बिंग लेकिन ट्रूथफुल। आज के डिजिटल एज में पॉजिटिव टूल्स डेमोक्रेटाइज्ड हो गए, एनीवन कैन क्रिएट। ग्लोबल ऑडियंस एक्सेसिबल है, न्यू मीडियम्स अवेलेबल है, VR, AI। नेगेटिव अटेंशन स्पैन्स कम हो गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की डिमांड, एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट, मास प्रोडक्शन वर्सेस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी।
निष्कर्ष, नीत्शे का मैसेज। 1. आर्ट को हॉबी नहीं, नेसेसिटी मानो। 2. अपनी क्रिएटिविटी को सप्रेस मत करो। 3. ब्यूटी को वैल्यू दो प्रैक्टिकल यूटिलिटी के साथ साथ। 4. अपनी लाइफ को मास्टरपीस बनाओ। 5. दूसरों की क्रिएटिविटी को एनकरेज करो। रिमेंबर, हम सभी आर्टिस्ट हैं अपनी जिंदगी के। अध्याय 9, यूबरमेंश, अतिमानव का संकेत। दोस्तों, अब आती है नीत्शे की सबसे फेमस और सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, यूबरमेंश। ये शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में हिटलर और नाजी का इमेज आता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नीत्शे का यूबरमेंश कोई रेसिस्ट सुपरह्यूमन नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल आइडियल है। पहले साफ कर देते हैं, नीत्शे का यूबरमेंश नहीं है कोई पर्टिकुलर रेस या नेशनैलिटी, फिजिकल सुपीरियरिटी, पॉलिटिकल डोमिनेशन, वायलेंस या ऑप्रेशन। नीत्शे का यूबरमेंश है स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन, सेल्फ क्रिएशन और ऑथेंटिसिटी, वैल्यूज का क्रिएशन, लाइफ की कंप्लीट एफर्मेशन। नीत्शे कहता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है। जैसे एनिमल्स ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ, कॉन्शियसनेस डेवलप हुई, लैंग्वेज आई, टूल्स बनाने लगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू हुई। अब ह्यूमंस यूबरमेंश का एवोल्यूशन होगा, सेल्फ अवेयरनेस की हायर लेवल, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओन वैल्यूज, क्रिएटिव पावर का फुल रियलाइजेशन, लाइफ को पूरी तरह एम्ब्रेस करना। नीत्शे देता है 3 स्टेजेस। 1. कैमल, ऊंट, सबका बोझ उठाता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज फॉलो करता है, मुझे बताओ क्या करना है, ड्यूटी बाउंड, ओबीडियंट। 2. लायन, शेर, पुराने वैल्यूज को रिजेक्ट करता है, नहीं कहना सीखता है, डिस्ट्रक्टिव फेज तोड़ता है, रेवोल्यूशनरी, रिबेलियस। 3. चाइल्ड, बच्चा, नए वैल्यूज क्रिएट करता है, हाँ कहकर जीता है, क्रिएटिव फेज बनाता है, इनोसेंट, स्पॉन्टेनियस। हमारे फिलॉसफी में भी सिमिलर आइडियाज हैं। वेदांतिक प्रोग्रेशन, ब्रह्मचार्य, लर्निंग फेज, कैमल जैसा, गृहस्था, वर्ल्डली एंगेजमेंट, वनप्रस्था, क्वेश्चनिंग फेज, लायन जैसा, संन्यासा, ट्रांसेंडेंस, चाइल्ड जैसा, बुद्धिस्ट पाथ, samsara, conventional existence, awakening, seeing through illusions, nirvana, freedom from conditioning। इतिहास में कुछ लोग यूबरमेंश के करीब थे। लियोनार्डो डा विंसी, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, सब कुछ अपने टाइम के कन्वेंशनल बाउंड्रीज को क्रॉस किया, नए फील्ड्स क्रिएट किए, लाइफ को एक्सपेरिमेंट की तरह जिया। स्वामी विवेकानंद, ट्रेडिशनल हिंदू मंक होकर भी मॉडर्न आइडियाज एम्ब्रेस किए, ईस्ट वेस्ट सिंथेसिस किया, अपना यूनिक पाथ बनाया, बी एंड मेक का फिलॉसफी। गांधी, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज प्लस मॉडर्न पॉलिटिकल एक्शन, अपना यूनिक मेथड, सत्याग्रह डेवलप किया, पर्सनल एग्जाम्पल से वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेट किए, इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आज के टाइम में एलोन मस्क, मल्टीपल फील्ड्स में इनोवेशन, कार्स, स्पेस, इंटरनेट, कन्वेंशनल बिजनेस रूल्स को चैलेंज करता है, विजन ड्रिवन, रिस्क टेकिंग,
फ्यूचर को शेप करने की कोशिश। एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट प्लस स्पिरिचुअल पर्सन, इंडियन वैल्यूज प्लस ग्लोबल आउटलुक, सिंपल लिविंग प्लस हाई थिंकिंग, यूथ को इंस्पायर करना। आप कैसे इस डायरेक्शन में जा सकते हैं? स्टेज 1, अपनी कंडीशनिंग को पहचाने। कौन सी बिलीव्स आपने बिना क्वेश्चन के एक्सेप्ट की हैं? फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन से क्या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आते हैं? कहाँ आप शुड की वजह से काम करते हैं, वांट की वजह से नहीं? स्टेज 2, करेज टू से नो। पीयर प्रेशर को रिजेक्ट करें। सोशल एक्सपेक्टेशन से फ्री हो। लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़े। अपनी मिस्टेक्स करने का राइट क्लेम करें। स्टेज 3, क्रिएट योर ओन वैल्यूज। आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आप किन प्रिंसिपल्स के साथ जीना चाहते हैं? कैसे आप दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाएंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग 1, यूबरमेंश एंटी सोशल है। रियलिटी, वो कंपैशन रिजेक्ट नहीं करता, ऑथेंटिक कंपैशन डेवलप करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग 2, यूबरमेंश सेल्फिश है। रियलिटी, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं, सेल्फ अवेयर है। मिसअंडरस्टैंडिंग 3, यूबरमेंश रूल्स तोड़ता है। रियलिटी, वो मीनिंगलेस रूल्स को क्वेश्चन करता है, केओस नहीं फैलाता। यूबरमेंश बनने की कोशिश में डेंजर्स भी है। 1, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को दूसरों से बेहतर मानना। ये ईगो ट्रिप है, यूबरमेंश नहीं। 2, आइसोलेशन, कंप्लीटली डिटैच हो जाना। यूबरमेंश कनेक्टेड रहता है, एलियनेटेड नहीं। 3, निहिलिस्टिक डिस्ट्रक्शन, सिर्फ तोड़ना, बनाना नहीं। ये लाइन स्टेज में अटक जाना है। रियल यूबरमेंश, इंडिपेंडेंट लेकिन आइसोलेटेड नहीं, स्ट्रॉन्ग लेकिन कंपैशनेट भी, क्रिटिकल लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं, इंडिविजुअल लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। भारत में यूबरमेंश बनना एक्स्ट्रा चैलेंजिंग है। फैमिली प्रेशर, इतना एक्सपेरिमेंट क्यों? सेटल हो जाओ। सोशल स्ट्रक्चर, अपनी औकात में रहो। इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, पहले सर्वाइवल बाद में फिलॉसफी। कल्चरल कन्फॉर्मिटी, सबकी तरह बनो। 1, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फर्स्ट, इकोनॉमिक फ्रीडम के बिना इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मुश्किल। 2, ग्रेजुअल ट्रांजिशन, एकदम से रैडिकल चेंज नहीं, स्टेप बाय स्टेप। 3, फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। 4, मेंटेन रिलेशनशिप्स, कंप्लीटली एलियनेट ना हो, ब्रिज बिल्डिंग करें। नीत्शे सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करता, वो चाहता है कि ह्यूमैनिटी एज अ होल इवॉल्व करे। कलेक्टिव साइंस, मोर पीपल क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल अथॉरिटीज, इंक्रीजिंग फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एनेबलिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स। हम एक ट्रांजिशन पीरियड में हैं। ओल्ड सर्टनिटीज हिल रही है, न्यू पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो रही है, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, क्रिएटिव टूल्स डेमोक्रेटाइज्ड हो रहे हैं। ये परफेक्ट टाइम है यूबरमेंश की डायरेक्शन में जाने के लिए। रिमेंबर, यूबरमेंश कोई डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। आप हर दिन उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले सकते हैं। एक बार नहीं कहें जब कहने का प्रेशर हो। अपना कोई छोटा क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करें, किसी बिलीफ को क्वेश्चन करें, अपने लिए कोई नया स्टैंडर्ड सेट करें। अध्याय 10, नैतिकता से परे, बियॉन्ड गुड एंड इविल। दोस्तों,
अब आते हैं बुक के टाइटल पर, बियॉन्ड गुड एंड इविल। ये सिर्फ प्रोवोकेटिव फ्रेज नहीं है, ये नीचे के पूरे फिलॉसफी का सार है। पहले बड़ी गलतफहमी क्लियर करते हैं। बियॉन्ड गुड एंड इविल का मतलब ये नहीं अच्छे बुरे की कोई परवाह न करना। मॉरल रिलेटिविज्म सब कुछ अलाउड है, केओस या लॉलेसनेस, क्रिमिनल बिहेवियर का जस्टिफिकेशन। असल मतलब है ट्रेडिशनल गुड इविल कैटेगरीज को ट्रांसेंड करना, अपनी मॉरल जजमेंट डेवलप करना, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एथिक्स, हायर लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, बचपन, रूल्स फॉलो करना पनिशमेंट से बचने के लिए, अगर पकड़े गए तो मुसीबत होगी। एक्सटर्नल अथॉरिटी का डर। लेवल 2 कन्वेंशनल, अधिकांश अडल्ट्स, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करना अप्रूवल पाने के लिए, लोग क्या कहेंगे की चिंता। ग्रुप कन्फॉर्मिटी। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, बियॉन्ड गुड एंड इविल, अपने प्रिंसिपल्स डेवलप करना, कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उदाहरण, सिनारियो 1 ट्रूथ टेलिंग, कन्वेंशनल मॉरलिटी, हमेशा सच बोलना चाहिए, बियॉन्ड गुड एंड इविल, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, नाजी से जूश को बचाने के लिए झूठ बोलना मोरल है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए झूठ बोलना इमोरल है। फ्रेंड की फीलिंग्स को बचाने के लिए टैक्टफुल ट्रूथ टेलिंग। सिनारियो 2 हेल्पिंग अदर्स, कन्वेंशनल, दूसरों की हेल्प करना हमेशा अच्छा है, बियॉन्ड गुड एंड इविल, हेल्प करना अच्छा है, लेकिन डिपेंडेंसी क्रिएट करना बुरा है। समटाइम्स टफ लव ज्यादा हेल्पफुल होता है, एनेबल करना हेल्प नहीं है। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ट्रेडिशनल, बड़ों का हमेशा सम्मान करो। बियॉन्ड अप्रोच, एज एक्सपीरियंस देती है, रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, लेकिन एज ऑटोमेटिकली विजडम गारंटी नहीं करती। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट भी पॉसिबल है, ब्लाइंड ओबीडियंस हेल्दी नहीं है। एग्जाम्पल 2 फैमिली ऑब्लिगेशंस। ट्रेडिशनल, फैमिली फर्स्ट हमेशा। बियॉन्ड अप्रोच, फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को परपेचुएट करना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल ग्रोथ भी फैमिली वेलफेयर के लिए जरूरी है। बैलेंस बिटवीन पर्सनल और फैमिली नीड्स। ट्रेडिशनल रिलीजियस मोरालिटी की प्रॉब्लम्स। 1 वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, सभी सिचुएशंस के लिए सैम रूल्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इग्नोर करना, कॉन्टेक्स्ट को न देखना। 2 एक्सटर्नल अथॉरिटी डिपेंडेंसी, किताब में लिखा है इसलिए सही है, अपनी जजमेंट डेवलप नहीं करना, ब्लाइंड फेथ एनकरेज करना। 3 फियर बेस्ड कंप्लायंस, हेल्प पनिशमेंट का डर, डिवाइन एंगर से बचना, पॉजिटिव मोटिवेशन के बजाय नेगेटिव। यूटिलिटेरियन अप्रोच, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स का क्या? इंडिविजुअल सैक्रिफाइस कितना जस्टिफाई है? रिलेटिविस्टिक अप्रोच, सब कुछ रिलेटिव है तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं रहते, हिटलर को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मोरल पैरालिसिस हो सकती है, मास्टर मोरालिटी का इवोल्व्ड वर्जन। प्रिंसिपल्स 1 लाइफ अफर्मिंग, जो जीवन को सेलिब्रेट करे। 2 ग्रोथ प्रमोटिंग, जो डेवलपमेंट एनकरेज करे। 3 ऑथेंटिसिटी बेस्ड, जो जेन्युइन सेल्फ को एक्सप्रेस करे। 4 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव,
जो सिचुएशन को कंसिडर करे। 5. रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, जो कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करे। इन रिलेशनशिप्स अपनी बाउंड्री सेट करना मोरल है। कोडिपेंडेंसी को परपेचुएट करना इमोरल है। ग्रोथ को सपोर्ट करना लव का साइन है। इन करियर एक्सलेंस परस्यू करना गुड है, लेकिन दूसरों को हार्म करना रॉन्ग है। कंपटीशन हेल्दी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। इन सोसाइटी रूल्स क्वेश्चन करना जरूरी है अगर वे आउटडेटेड है, लेकिन केओस क्रिएट करना रॉन्ग है। कंस्ट्रक्टिव चेंज प्रमोट करना। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। कॉलेज में एक फ्रेंड था जो कॉन्स्टेंटली मुझसे असाइनमेंट्स कॉपी करता था। ट्रेडिशनल मोरालिटी कहती दोस्त की हेल्प करो, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि वो डिपेंडेंट बन रहा था, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर रहा था। मेरा टाइम और एफर्ट वेस्ट हो रहा था, तो मैंने नहीं कहा। पहले लगा कि मैं सेल्फिश हूं, लेकिन एक्चुअली ये उसके लिए भी बेहतर था। उसे अपने एफर्ट्स करने पड़े। ये बियॉन्ड गुड एंड इविल अप्रोच था। ट्रेडिशनल मैनेजर रूल्स फॉलो करवाना, पनिशमेंट देना। बियॉन्ड गुड एंड इविल लीडर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल नीड्स को कंसिडर करना, टीम ग्रोथ को प्रायोरिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, मेरा कहना मानो क्योंकि मैं पेरेंट हूं। इवोल्व्ड पेरेंटिंग, एज अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस देना, चाइल्ड की इंडिविडुअलिटी को रिस्पेक्ट करना, वैल्यूज टीच करना, ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं, मिस्टेक से सीखने देना। बियॉन्ड गुड एंड इविल सोसाइटी कैसी होगी? कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉस फ्लेक्सिबल होंगे, कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस। क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होगी, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, इनोवेशन और ट्रेडिशन दोनों को वैल्यू मिलेगी। व्हाई इज दिस डिफिकल्ट? 1. कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल रूल्स फॉलो करना इजियर है देन कॉन्टेक्चुअल जजमेंट। 2. अनसर्टेनिटी, क्लियर कट आंसर्स कंफर्ट देते हैं। 3. सोशल प्रेशर, ग्रुप कंफॉर्मिटी सेफर लगती है। 4. लैक ऑफ ट्रेनिंग, हमें मॉरल रीजनिंग सिखाई नहीं जाती। हाउ टू डेवलप दिस कैपेसिटी, प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. पॉज बिफोर मॉरल जजमेंट्स, ये सिचुएशन यूनिक है क्या? 2. कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, दूसरी तरफ क्या आर्ग्यूमेंट हो सकती है? 3. लुक एट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, इससे क्या मैसेज जाएगा? 4. चेक योर मोटिवेशंस, मैं ये क्यों कर रहा हूं? 5. एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसके रिजल्ट्स को हैंडल कर सकूंगा। बियॉन्ड गुड एंड इविल मतलब मोरल एनर्की नहीं है, ये हायर मोरल डेवलपमेंट है। ये एवोल्यूशन है सिंपल रूल फॉलोइंग से थॉटफुल डिसीजन मेकिंग तक। ये जर्नी है एक्सटर्नल अथॉरिटी से इंटरनल विजडम तक। और ये पॉसिबिलिटी है एक ऐसी दुनिया की जहां हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल, ऑथेंटिक और ग्रोथ ओरिएंटेड हो। अध्याय 11, भाषा, सत्य और पर्सपेक्टिविज्म। दोस्तों, अब आती है नीत्शे की सबसे रेवोल्यूशनरी फिलोसॉफिकल इनसाइट, पर्सपेक्टिविज्म। ये आइडिया मॉडर्न फिलॉसफी को फंडामेंटली चेंज कर गई। नीत्शे का बुनियादी सवाल, क्या हम सच में ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जान सकते हैं? उसका जवाब, नहीं, हम सिर्फ पर्सपेक्टिव्स जान सकते हैं। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये हमारी थिंकिंग को शेप करती है।
एग्जाम्पल्स: एस्किमो लैंग्वेजेस, बर्फ के लिए 50+ वर्ड्स अरेबिक, डेजर्ट के एस्पेक्ट्स के लिए मल्टीपल टर्म्स, संस्कृत, कॉन्शियसनेस के लेवल्स के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स हिंदी, रिलेशनशिप्स के लिए डिटेल्ड वोकैब्युलरी, देवर, जेठ, साला, एटसेट्रा। हर लैंग्वेज अलग रियलिटी क्रिएट करती है। साइंटिफिक स्टडीज शो करती है रशियन स्पीकर्स लाइट ब्लू और डार्क ब्लू को डिफरेंट कलर्स मानते हैं। गोल्यू बॉय वर्सेस सिनी रिजल्ट, वे ब्लू शेड्स फास्टर डिस्टिंग्विश करते हैं। जापानीज, एक ही वर्ड ए और ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए रिजल्ट, ब्लू ग्रीन बाउंड्री लेस क्लियर है। लैंग्वेज लिटरली चेंजेस परसेप्शन। हमारे यहाँ भी सिमिलर आइडियाज है। अनेकांतवाद, जैन फिलॉसफी, एवरी ट्रूथ इज पार्शियल, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स पॉसिबल है। कंप्लीट ट्रूथ सिर्फ ऑमनिशिएंट बीइंग जान सकता है। माया कॉन्सेप्ट, अद्वैत, जो हम देखते हैं वो फिल्टर्ड रियलिटी है। एब्सोल्यूट रियलिटी ब्राह्मण, डिफरेंट है परसीव्ड रियलिटी से। क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वर इफेक्ट, आप जो ऑब्जर्व करते हैं उससे रियलिटी चेंज हो जाती है। न्यूरोसाइंस, ब्रेन रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, पैसिवली रिसीव नहीं करता। साइकोलॉजी, कॉग्निटिव बियासेस हमारे परसेप्शन को सिस्टमैटिकली डिस्टॉर्ट करते हैं। इन रिलेशनशिप्स, आप और आपका पार्टनर सैम इवेंट को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। दोनों राइट हो सकते हैं अपने पर्सपेक्टिव से। इन वर्क, मैनेजर और एम्प्लॉय सैम सिचुएशन को अलग तरीके से देखते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है। इन पॉलिटिक्स, सैम पॉलिसी को अलग अलग ग्रुप्स डिफरेंटली परसीव करते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल डिबेट्स रिजॉल्व नहीं होती। आज के इंफॉर्मेशन एज में सैम न्यूज, डिफरेंट चैनल्स, एनडीटीवी की रिपोर्टिंग, रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टिंग, बीबीसी की रिपोर्टिंग, अल जजीरा की रिपोर्टिंग, सैम फैक्ट्स, कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरीज, सोशल मीडिया एको चेम्बर्स। एल्गोरिदम आपको वही शो करता है जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स कंफर्म करे। हमारे स्कूल्स में वन करेक्ट आंसर कल्चर है। हु डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को डा गामा। लेकिन पर्सपेक्टिव से देखें, यूरोपियंस के लिए डिस्कवरी, इंडियंस के लिए इन्वेजन, ग्लोबल हिस्ट्री के लिए कॉन्टैक्ट बिटवीन सिविलाइजेशंस। पर्सपेक्टिविज्म के बेनिफिट्स: 1. ह्यूमिलिटी, आपका ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेड है। 2. एम्पैथी, दूसरे का व्यू पॉइंट समझने की कोशिश। 3. क्रिएटिविटी, मल्टीपल एंगल से प्रॉब्लम्स को देखना। 4. फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू इंफॉर्मेशन के साथ अडैप्ट करना। डेंजर्स भी है। 1. रिलेटिविज्म, सब पर्सपेक्टिव्स इक्वली वैलिड है, ये गलत है। 2. पैरालिसिस, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि सब रिलेटिव है। 3. मैनिपुलेशन, ट्रूथ रिलेटिव है तो मैं कुछ भी जस्टिफाई कर सकता हूं। नीत्शे रिलेटिविस्ट नहीं था, वो कहता था सब पर्सपेक्टिव्स इक्वली वैलिड नहीं है। कुछ पर्सपेक्टिव्स लाइफ को एनहांस करती है, ग्रोथ प्रमोट करती है, रियलिटी को बेटर एक्सप्लेन करती है, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स देती है। क्वेश्चंस टू आस्क: 1. डज इट वर्क? प्रैक्टिकल रिजल्ट्स क्या है? 2. डज इट एनहांस लाइफ? ग्रोथ और हैप्पीनेस प्रमोट करता है? 3. इज इट कोहेरेंट? इंटरनली कंसिस्टेंट है? 4. डज इट अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्सिटी?
ओवर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं। 5, इज इट ओपन टू रिविजन? नई इंफॉर्मेशन के साथ चेंज हो सकता है। अपनी बिलीफ्स एग्जामिन करें। करियर चॉइसेस, आपका सक्सेस का डेफिनेशन कहां से आया? फैमिली, सोसाइटी, मीडिया? आपका ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव क्या है? रिलेशनशिप्स, आप आइडियल पार्टनर की क्या इमेज होल्ड करते हैं? ये रियलिस्टिक है या कंडीशनड एक्सपेक्टेशन? लाइफ गोल्स, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो जेन्युइनली आपकी इच्छा है या सोशल प्रोग्रामिंग? कंक्लूजन, पर्सपेक्टिविज्म का मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। 1, योर पर्सपेक्टिव इज लिमिटेड, हम्बल रहें। 2, अदर्स पर्सपेक्टिव्स हैव वैल्यू, लिसन करें। 3, सम पर्सपेक्टिव्स आर बेटर देन अदर्स, डिस्क्रिमिनेट करें। 4, पर्सपेक्टिव्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ग्रो करें। 5, एक्शन इज स्टिल नेसेसरी, पैरालाइज न हो। अध्याय 12, एकांत, मित्रता और आत्मनिर्भरता। दोस्तों, नीत्शे के फिलॉसफी में एकांत, सॉलिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये एंटी सोशल बिहेवियर नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट का एसेंशियल पार्ट है। लोनलीनेस, फोर्स्ड आइसोलेशन, दूसरों की एब्सेंस का दुख, नेगेटिव फीलिंग, एम्प्टीनेस, सॉलिट्यूड, चोजन अलोनेस, अपने साथ कंफर्टेबल होना, क्रिएटिव और रिफ्लेक्टिव टाइम, फुलनेस। नीत्शे सॉलिट्यूड एडवोकेट करता है, लोनलीनेस नहीं। 1, ओरिजिनल थिंकिंग, क्राउड में हमेशा ग्रुप थिंक होती है, नए आइडियाज के लिए अकेला टाइम चाहिए। 2, सेल्फ नॉलेज, दूसरों के साथ हम रोल्स प्ले करते हैं, असली सेल्फ को जानने के लिए साइलेंस चाहिए। 3, वैल्यू क्रिएशन, अपने प्रिंसिपल्स डेवलप करने के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से दूरी जरूरी है। 4, रिचार्जिंग, सोशल इंटरैक्शन एनर्जी ड्रेन करता है, इंट्रोवर्ट्स को स्पेशली सॉलिट्यूड से एनर्जी मिलती है। हमारी कल्चर में भी सॉलिट्यूड को वैल्यू किया गया। आश्रम सिस्टम, वनप्रस्था स्टेज, जंगल में जाकर कॉन्टेम्पलेट करना। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, पिलग्रिमेजेस ऑफन अलोन, सेंट्स और सेजेस। बुद्धा 6 साल का सॉलिटरी प्रैक्टिस। आदि शंकराचार्य एक्सटेंसिव ट्रैवल और स्टडी। राम महर्षि इयर्स ऑफ साइलेंस। आज के टाइम में अकेले रहना मुश्किल हो गया है। कांस्टेंट कनेक्टिविटी, मोबाइल फोन्स हमेशा बस करते हैं। सोशल मीडिया की कंटिन्यूअस अपडेट्स। FOMO, fear of missing out. Social expectations. Why you alone? कोई प्रॉब्लम है? पार्टीज और गैदरिंग्स में अटेंडेंस एक्सपेक्टेड। नेटवर्किंग का प्रेशर। अर्बन लाइफस्टाइल, छोटे घर, थिन वॉल्स, ट्रैफिक नॉइज, पोल्यूशन, प्राइवेसी की कमी। 1, डिजिटल डिटॉक्स, स्पेसिफिक आवर्स में फोन ऑफ करें। सोशल मीडिया से ब्रेक्स लें, नोटिफिकेशन फ्री जोन्स बनाएं। 2, नेचर कनेक्शन, पार्क्स, गार्डन्स में टाइम स्पेंड करें। मॉर्निंग वॉक्स विदाउट म्यूजिक पॉडकास्ट्स, गार्डनिंग या आउटडोर एक्टिविटीज। 3, कॉन्टेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग, थॉट्स को पेपर पर लिखें। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रीडिंग सीरियस बुक्स, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। 4, क्रिएटिव परस्यूट्स, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग जो आपको एब्जॉर्ब कर दे, हॉबीज जो फ्लो स्टेट क्रिएट करें। नीत्शे लोनलीनेस एडवोकेट नहीं करता, वो हाई क्वालिटी फ्रेंडशिप्स चाहता है,
traditional friendship, convenience based, similar interests, mutual benefit, surface level connection, niche in friendship, growth based, challenge each other, authentic self sharing, deep intellectual emotional connection. 1. म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ग्रोथ। दोस्त आपको कंफर्टेबल रखने की कोशिश नहीं करता, बेहतर बनने में हेल्प करता है। 2. इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, शुगर कोटिंग नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना और लेना। 3. इंडिपेंडेंस विद कनेक्शन, अपनी इंडिविजुअल जर्नी रिस्पेक्ट करना, क्लिंगी नहीं बनना। 4. शेयर्ड वैल्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, कोर प्रिंसिपल्स सैम हो लेकिन डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो। मेरी एक दोस्ती का एग्जाम्पल, कॉलेज में एक फ्रेंड था जो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाता था। इनिशियली अच्छा लगता था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हमेशा अग्रीमेंट। बट देन मिला एक दूसरा फ्रेंड जो मुझसे डिसएग्री करता था, मेरे आइडियाज को चैलेंज करता था। इनिशियली अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन ग्रेजुअली रियलाइज किया कि वह मुझे ग्रो करा रहा था। आज भी सेकंड वाली फ्रेंडशिप ज्यादा मीनिंगफुल है। साइंस ऑफ एनर्जी ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स। 1. कांस्टेंट ड्रामा, हमेशा कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम। 2. वन साइडेड सपोर्ट, आप हमेशा देते हैं, मिलता कुछ नहीं। 3. ग्रोथ इनहिबिशन, आपके पॉजिटिव चेंजेस को डिस्करेज करते हैं। 4. मैनिपुलेशन, गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल का यूज। 5. नेगेटिविटी, हमेशा कंप्लेनिंग, पेसिमिज्म, आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फिशनेस नहीं। हेल्दी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स क्लियर करना, नो कहने का करेज, अपनी नीड्स को आर्टिकुलेट करना, स्पेस की डिमांड करना, स्टिल बीइंग सपोर्टिव, अवेलेबल रहना जेन्युइन इमरजेंसीज में, ग्रोथ को एनकरेज करना, सेलिब्रेट करना दूसरों की अचीवमेंट्स को। नीत्शे का आइडियल, 70% सॉलिट्यूड, 30% क्वालिटी सोशल टाइम, अप्रॉक्सीमेट रेशियो। सॉलिट्यूड के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिएटिव वर्क, रीडिंग, लर्निंग, प्लानिंग और गोल सेटिंग। सोशल टाइम के लिए मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस। स्टडीज शो करती है कि डिस्पाइट सोशल मीडिया कनेक्शंस, पीपल मोर लोनली फील कर रहे हैं। वाई? सुपरफिशियल कनेक्शंस, कंपैरिजन कल्चर, लॉस ऑफ कम्युनिटी, अर्बन एनोनिमिटी। नीत्शे का सॉल्यूशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फ्यू डीप कनेक्शंस बेटर देन मेनी शैलो वंस। टुडे से स्टार्ट करें। 1. मॉर्निंग सॉलिट्यूड, 15 मिनट्स जस्ट सिटिंग क्वाइटली। 2. इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन की एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करें। 3. वीकेंड डिजिटल ब्रेक, कुछ आवर्स कंप्लीट डिस्कनेक्ट। 4. फ्रेंड ऑडिट, कौन से रिलेशनशिप्स एनर्जी देते हैं, कौन से लेते हैं। 5. सोलो एक्टिविटीज, मूवीज, रेस्टोरेंट्स अकेले जाने की प्रैक्टिस करें। नीत्शे का मैसेज, अकेले रहने का कैपेसिटी डेवलप करो, तब तुम दूसरों के साथ भी ऑथेंटिक रह सकोगे। सॉलिट्यूड वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ से जो रिलेशनशिप्स बनती है वे बहुत गहरी और मीनिंगफुल होती है। अध्याय 13, शिक्षा, संस्कृति और आधुनिकता की समस्याएं। दोस्तों, नीत्शे आधुनिक शिक्षा और संस्कृति को लेकर बहुत चिंतित था।
उसके ऑब्जर्वेशंस आज 150 साल बाद और भी रेलेवेंट लगते हैं। नीत्शे कहता था, आधुनिक एजुकेशन नॉलेज देती है, विजडम नहीं। ट्रेडिशनल एजुकेशन आइडियल, गुरु शिष्य परंपरा, कैरेक्टर बिल्डिंग, लाइफ स्किल्स, विजडम ट्रांसमिशन, इंडिविजुअल अटेंशन। मॉडर्न एजुकेशन प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन डंपिंग, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, मास प्रोडक्शन अप्रोच, करियर फोकस नॉट लाइफ फोकस, वन साइज फिट्स ऑल। हमारे यहाँ की हालत देखिए, कक्षा 10 तक रोट मेमोराइजेशन, 15 से 20 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली, कोई डेप्थ नहीं, सब सरफेस लेवल। क्रिएटिविटी को डिस्करेज करना, क्वेश्चन मत करो, आंसर याद करो। कक्षा 11-12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स का आर्टिफिशियल डिवीजन, पीयर प्रेशर, साइंस लोगे तो फ्यूचर ब्राइट है। कोचिंग क्लासेस का माफिया, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग मेडिकल का ऑब्सेशन, प्लेसमेंट रेट्स पर फोकस, लर्निंग पर नहीं, रिसर्च कल्चर की एब्सेंस, इनोवेशन को डिस्करेज करना। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं। 12 के बाद मैथ्स लेकर टीचर बनने का प्रेशर था, लेकिन मुझे फिलॉसफी, लिटरेचर, साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगता था। टीचर्स कहते थे, ये सब हॉबीज है, करियर नहीं बनता। पेरेंट्स कहते थे, पहले सिक्योर जॉब, बाद में पैशन फॉलो करना। रिजल्ट 2 साल वेस्ट किए, अनहैप्पी रहा, फिर स्विच किया। आज मैं खुश हूं, लेकिन वे 2 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। नीत्शे कहता था कि हम स्पेशलिस्ट्स बना रहे हैं, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स नहीं। मॉडर्न प्रोफेशनल, अपने फील्ड में एक्सपर्ट, बाकी सब में इग्नोरेंट। नैरो वर्ल्ड व्यू, लिमिटेड क्रिएटिविटी। नीत्शे का आइडियल, मल्टीपल इंटरेस्ट्स, क्रॉस डिसिप्लिनरी थिंकिंग, ब्रॉड कल्चरल नॉलेज, लाइफ स्किल्स के साथ प्रोफेशनल स्किल्स। लियोनार्डो डा विंसी का एग्जाम्पल, वो आर्टिस्ट भी था, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी, इन्वेंटर भी। यही होलिस्टिक डेवलपमेंट है। आज हमारे सिस्टम में कोई लियोनार्डो पॉसिबल नहीं है, सब कंपार्टमेंटलाइज्ड है। नीत्शे को लगता था कि वेस्टर्न कल्चर डिक्लाइन कर रही है। मास कल्चर प्रॉब्लम्स, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को टारगेट करना, क्वालिटी के बजाय पॉपुलैरिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अटेंशन स्पैन्स का कम होना। आज देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हर रोज हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स, वीडियोस, पोस्ट्स, कुछ भी डीपली पढ़ने का टाइम नहीं। सरफेस लेवल नॉलेज, गोल्ड फिश लेवल अटेंशन स्पैन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर, 15 सेकंड रील्स, क्विक फिक्सेस चाहिए हर प्रॉब्लम के लिए। पेशेंस की कमी, डीप वर्क एबिलिटी का लॉस, कंपैरिजन कल्चर, दूसरों की हाईलाइट रील्स से अपनी रियल लाइफ कंपेयर करना, FOMO, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑथेंटिक सेल्फ का लॉस। नीत्शे डेमोक्रेसी के बारे में स्केप्टिकल था। उसका कहना था, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एजुकेटेड सिटीजन्स, लेकिन हमारे पास एजुकेटेड सिटीजन्स नहीं है। आज के वोटिंग पैटर्न्स देखिए, इमोशनल अपील्स पर डिसीजंस, फैक्ट्स को इग्नोर करना, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई करना, पॉपुलिस्ट लीडर्स का राइज, ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल सोर्सेज वेरिफिकेशन, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना,
पब्लिक इंटरेस्ट में रिपोर्टिंग, मॉडर्न मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज कल्चर, सेंसेशनलिज्म, क्लिकबेट हेडलाइंस, पोलराइजेशन फॉर एंगेजमेंट। रिजल्ट, लोग इन्फॉर्म्ड नहीं रह गए, मिस इन्फॉर्म्ड हो गए हैं। नीचे अगर आज होता तो टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कहता? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नॉलेज डेमोक्रेटाइजेशन, ग्लोबल कनेक्टिविटी, क्रिएटिव टूल्स एक्सेसिबिलिटी, इंडिविजुअल एम्पावरमेंट। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, डीप थिंकिंग में बैरियर, ह्यूमन कनेक्शन में कमी, एडिक्शन और डिपेंडेंसी इंडिविजुअल लेवल पर। 1. क्यूरेटेड लर्निंग, क्वालिटी सोर्सेस चूज करें, डीप रीडिंग प्रैक्टिस करें, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स सीख करें, प्राइमरी सोर्सेस पढ़ें। 2. स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल्स के साथ लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल अवेयरनेस। 3. मेंटोर रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट करें, बुक्स के थ्रू ग्रेट माइंड्स से सीखें, रोल मॉडल्स आइडेंटिफाई करें। सिस्टम लेवल चेंजेस नीडेड। 1. करिकुलम रिफॉर्म, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, आर्ट्स को मैंडेटरी बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग कोर्सेस, एथिक्स और वैल्यूज एजुकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। 2. टीचिंग मेथडोलॉजी, सोक्रेटिक मेथड क्वेश्चंस एनकरेज करना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स को नर्चर करना। 3. असेसमेंट रिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की कमी, पोर्टफोलियो बेस्ड इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को मेजर करना, लॉन्ग टर्म लर्निंग फोकस। नीचे चाहता था कल्चरल रिनेसांस। व्हाट दिस मीन्स? हाई क्वालिटी आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक को प्रमोट करना, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को एनकरेज करना, इंडिविजुअल एक्सेलेंस को सेलिब्रेट करना, मेडियोक्रिटी को सेटल नहीं करना। कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स: टेड टॉक्स, क्वालिटी कंटेंट, इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट्स, डीप कॉन्वर्सेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड लर्निंग, मेकर मूवमेंट, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। हम क्या कर सकते हैं? 1. सेल्फ एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन के बियॉन्ड भी सीखते रहना। 2. क्वालिटी कंजम्पशन, बेहतर बुक्स, मूवीज, म्यूजिक चूज करना। 3. डीप वर्क प्रैक्टिस, फोकस्ड अटेंशन डेवलप करना। 4. मेंटोर अदर्स, जो आप जानते हैं वो शेयर करना। 5. सपोर्ट क्वालिटी, गुड कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना। टेक्नोलॉजी के बावजूद या शायद इसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, इंडिविजुअल लर्निंग पाथ्स क्रिएट करने की, ग्लोबल कम्युनिटीज ज्वाइन करने की, क्वालिटी कंटेंट एक्सेस करने की, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने की। नीचे का मैसेज: सिस्टम का वेट न करो, अपना एजुकेशन अपने हाथ में लो। समापन: व्यक्तिगत संदेश और जीवन में लागू करना। दोस्तों, जब मैंने पहली बार बियॉन्ड गुड एंड इविल पढ़ी थी तो लगा था जैसे मेरी आंखों से पर्दा हट गया हो। नीत्शे सिर्फ किताब नहीं लिखता, वो आपकी सोल को हिला देता है। हमने इस जर्नी में क्या देखा? 1. दर्शन शास्त्रियों की डॉगमाटिज्म, कैसे वे अपने प्रेजुडिसेस को ट्रूथ बताते हैं। 2. धर्म की मृत्यु और उसके बाद की नाइलिज्म की चुनौती। 3. मास्टर स्लेव मोरालिटी, कैसे वैल्यूज पावर डायनामिक्स से बनती है।
4. फ्री स्पिरिट, वो आइडियल जो पुराने बॉन्ड से मुक्त है। 5. ट्रूथ की रिलेटिविटी, पर्सपेक्टिविज्म का रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। 6. ह्यूबरमेंश का विजन, ह्यूमन एवोल्यूशन का अगला स्टेज। 7. बियॉन्ड गुड एंड इविल, कन्वेंशनल मोरालिटी से ऊपर उठना। 2025 में बैठकर जब मैं इन आइडियाज को देखता हूं तो लगता है नीत्शे एक प्रॉफिट था। सोशल मीडिया एज में हर कोई अपनी ट्रूथ क्रिएट कर रहा है। पर्सपेक्टिविज्म, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, डेथ ऑफ गॉड, इंडिविजुअल ब्रांडिंग और सेल्फ क्रिएशन, फ्री स्पिरिट, मोरल आउटरीच कल्चर, मास्टर स्लेव डायनामिक्स। मैं ऑनेस्टली आपसे कह सकता हूं कि नीत्शे ने मेरी जिंदगी बदल दी। बिफोर नीत्शे पीपल प्लीजिंग करता था, सोशल अप्रूवल के लिए डेस्परेट था, अपनी चॉइसेस जस्टिफाई करने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए था, फियर बेस्ड डिसीजंस लेता था। आफ्टर नीत्शे अपने वैल्यूज क्रिएट करने लगा, नहीं कहने का करेज आया, रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ी, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाने लगा। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, इयर्स का प्रोसेस था। अगर आप नीत्शे को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, स्टेज 1 अवेयरनेस, 1 से 3 मंथ्स। अपनी बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू करें। मैं ये क्यों मानता हूं? रेगुलरली पूछें। सोशल कंडीशनिंग को आइडेंटिफाई करें। जर्नल मेंटेन करें, थॉट्स और पैटर्न्स नोट करें। स्टेज 2 एक्सपेरिमेंटेशन, 3 से 6 मंथ्स। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करें। कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस को पोलाइटली डिक्लाइन करें। अपनी इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करें। न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करें। स्टेज 3 वैल्यू क्रिएशन, 6 मंथ्स 1 ईयर। अपने प्रिंसिपल्स डिफाइन करें। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इवैल्यूएट करें। करियर और लाइफ चॉइसेस को अलाइन करें। स्टेज 4 लिविंग ऑथेंटिकली, ऑनगोइंग। कंसिस्टेंट एक्शन अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन करें। अदर्स की जर्नी को रिस्पेक्ट करें। कंटिन्यूअस सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऑब्स्टिकल 1 फैमिली प्रेशर सॉल्यूशन। ग्रेजुअल चेंज, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑब्स्टिकल 2 फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट सॉल्यूशन। स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ऑब्स्टिकल 3 social isolation solution. Find like-minded communities, online groups, maintain some old relationships. Obstacle 4 self-doubt solution. Remember, it's a process. Failures are learning. Seek support. With family, respectful boundaries set करें। अपनी choices explain करें, लेकिन justify ना करें। Understand their perspective, but don't compromise your core values. Lead by example. With friends, quality over quantity focus करें। Growth-oriented friendships develop करें। Toxic relationships से distance बनाएं। Mutual respect और independence maintain करें। With romantic partners, authentic self present करें। पार्टनर की इंडिविजुअल जर्नी को सपोर्ट करें। कोडिपेंडेंसी अवॉइड करें। शेयर्ड ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करें। ट्रेडिशनल अप्रोच, स्टेबल जॉब, सोशल अप्रूवल, कन्वेंशनल सक्सेस। नीत्शेन अप्रोच, वर्क जो आपकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करे। एक्सलेंस परस्यू करें। मीडियोक्रिटी सेटल न करें। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अपॉर्चुनिटीज देखें।
लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट को प्रायोरिटाइज करें। नीत्शे को गलत तरीके से सेल्फिश इंडिविजुअलिस्ट समझा जाता है। एक्चुअली वो चाहता था कि स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बेहतर सोसाइटी बनाएं। हाउ टू कंट्रीब्यूट, अपना ऑथेंटिक एग्जाम्पल सेट करें। अदर्स के ग्रोथ को एनकरेज करें। क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक दें। इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सपोर्ट करें। नीच को इम्प्लीमेंट करते समय अवॉइड करें। 1. एरोगेंस, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर न समझें। 2. नाइलिज्म, सिर्फ तोड़ना, बनाना नहीं। 3. आइसोलेशन, कंप्लीटली एंटी सोशल बनना। 4. एक्सट्रीमिज्म, रैडिकल चेंजेस ओवरनाइट। 5. जजमेंट, दूसरों को इंफीरियर मानना। स्टूडेंट्स, 18 से 25 उदास स्माइली, ये परफेक्ट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। करियर चॉइसेस में ऑथेंटिसिटी को फैक्टर करें। यंग प्रोफेशनल्स, 25 से 35 उदास स्माइली, वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा वर्क लाइफ इंटीग्रेशन फोकस करें। अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चॉइसेस लें। मिड लाइफ, 35 से 50 उदास स्माइली, ये टाइम है डीप रिफ्लेक्शन का। क्या आप वो बन गए जो बनना चाहते थे? अगर नहीं, तो अभी भी टाइम है। मैच्योर अडल्ट्स, 50 प्लस, अपनी विजडम शेयर करें। मेंटरशिप रोल ले। लेगेसी के बारे में सोचें। मेरे प्यारे दोस्तों, नीत्शे का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। तुम एक यूनिक इंडिविजुअल हो। अपनी पॉसिबिलिटी को पूरा करो। ये डरावना है, क्योंकि कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं देता। ये एक्साइटिंग है, क्योंकि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। ये लोनली है, क्योंकि आपका पाथ यूनिक है। ये फुलफिलिंग है, क्योंकि ये ऑथेंटिकली आपका है। आज से ही शुरू करें। एक छोटा सा काम करें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। किसी को नहीं कहें जब आपका दिल नहीं कह रहा हो। अपने पैशन के लिए थोड़ा समय निकालें। अपनी ऑथेंटिक वॉइस फाइंड करने की कोशिश करें। नीत्शे ने कहा था, वो जो मुझे किल नहीं करता, मुझे स्ट्रॉन्गर बनाता है। जिंदगी की चुनौतियां आपको ब्रेक करने के लिए नहीं, बेहतर बनाने के लिए आती है। तो हिम्मत करें, रिस्क ले, ऑथेंटिक बने और याद रखें, आप अपनी जिंदगी के आर्टिस्ट हैं। एक मास्टरपीस क्रिएट करें। ये ऑडियो बुक स्क्रिप्ट नीत्शे की बियॉन्ड गुड एंड इविल को हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल, एंगेजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव बनाने का प्रयास है। हर अध्याय में गहराई है, व्यावहारिक उदाहरण है और व्यक्तिगत कनेक्शन है। दोस्तों, ये थी हमारी ऑडियो बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच सुनना और फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।